नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट सेकंड का प्रथम पेपर संसाधन भूगोल के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। आपका प्रथम अध्याय है संसाधन भूगोल किसे कहते हैं, उसकी प्रकृति, उसका विषय क्षेत्र एवं महत्व। संसाधन भूगोल, प्रकृति, विषय क्षेत्र एवं महत्व। भूगोल में संसाधन का अध्ययन प्रारंभ से आर्थिक भूगोल में होता रहा है, लेकिन संसाधनों के विश्लेषण एवं विशेषीकरण के आधार पर भूगोल की प्रथम शाखा का विकास हुआ। मानवीय क्रियाओं के विविध कारकों तथा अंतर संबंधों की भिन्नता के कारण आर्थिक भूगोल को कई उपशाखाओं में विभाजित करके संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, परिवहन भूगोल आदि का विकास किया गया। संसाधन भूगोल में पृथ्वी के प्राकृतिक तथा मानव संसाधनों के भौगोलिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, जिनमें उनकी उत्पत्ति, वितरण, विशेषताएं तथा भविष्य में उपलब्धता आदि प्रमुख हैं। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इन्हीं तत्वों से करता है, जिन्हें संसाधन का नाम दिया गया है। अर्थात संसाधन वो समस्त वस्तुएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। संसाधन भूगोल का अर्थ, मीनिंग ऑफ रिसोर्स ज्योग्राफी। संसाधन भूगोल भूतल पर मानव सहित सभी संसाधनों की विशेषताओं, विभिन्नताओं, स्थानिक वितरण और उपयोग के प्रतिरूपों का अध्ययन है, जिसमें संसाधन उपयोग के साथ ही मानव द्वारा किए गए प्राकृतिक संसाधनों की खोज तथा दोहन से संबंधित जानकारी का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति में किसी भी संसाधन के उपयोग के ज्ञान के बाद ही वह संसाधन की श्रेणी में आता है। अर्थात जब तक वो उसका उपयोग नहीं होता किसी वस्तु का, तो वो संसाधन की श्रेणी में नहीं आती है। जीवाश्मी ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम करोड़ों वर्षों से भूमि के नीचे स्थित थे, लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पेट्रोलियम निकालने तथा दोहन करने की तकनीकी के विकास के बाद वर्तमान में पेट्रोलियम आर्थिक तंत्र का प्रमुख संसाधन बन गया। इन सभी तथ्यों का व्यवस्थित अध्ययन संसाधन भूगोल में किया जाता है। संसाधन भूगोल में कोई वस्तु जब तक संसाधन नहीं बनती, जब तक वो मानवीय आवश्यकताओं या उसकी पहुंच में नहीं होती, जैसे जीवाश्मी ईंधन है, चाहे कोयला है, वो पृथ्वी के अंदर जमा पड़ा हुआ है, लेकिन जब तक मनुष्य उसका उपयोग नहीं करता, मनुष्य को संतुष्ट नहीं करता, आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता, तो वो उस मनुष्य के लिए संसाधन नहीं कहलाता। आर्थिक पर्यावरण के संदर्भ में संसाधन भूगोल की समस्त आर्थिक क्रियाओं तथा संसाधनों का अध्ययन करती है। मानवीय क्रियाओं के विभिन्न कारकों, तत्वों तथा अंतर संबंधों की भिन्नता के कारण आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु से संसाधन भूगोल को पृथक शाखा के रूप में विकसित किया गया। पहले हम संसाधनों को आर्थिक भूगोल में ही पढ़ते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया कि हर चीज़ की स्पेशलाइजेशन हो गया, हर चीज़ का अलग महत्व हो गया, तो ये विषय बहुत बड़ा हो गया आर्थिक भूगोल का। तो उसमें से फिर स्पेशल स्टडी करने के साथ साथ में ही आपका संसाधन भूगोल भी इसी का एक भाग के रूप में विकसित हुआ। संसाधन भूगोल पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले ज्ञात, अज्ञात, प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधनों की खोज, उद्भव, वितरण, इसमें विद्यमान स्थानिक भिन्नता, उपयोग, प्रतिरूप तथा संरक्षण का अध्ययन करता है। इन सभी तथ्यों का संसाधन भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। कौन से तथ्य हैं कि पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले जो ज्ञात हैं,
और इसके बाद में अज्ञात जिनके बारे में रिसर्च हो रहा है कि किस वस्तु का क्या उपयोग है, अंदर भूमि के अंदर खोद कर हम विभिन्न खनिजों की खोज कर रहे हैं। प्राकृतिक जो प्रकृति में नेचर के रूप में है। मानवीय जिनका निर्माण मनुष्य करता है। मानवीय संसाधनों की खोज, उनका विकास, उद्भव, वितरण, कहाँ कहाँ किस एरिया में, किस महाद्वीप में, किस देश में ये पाए जाते हैं, किस में नहीं पाए जाते। विद्यमान स्थानिक भिन्नता, हम जानते हैं कि भूगोल क्षेत्रीय विभिन्नताओं का विज्ञान है और ये इसमें चाहे वो संसाधन के रूप में देखें, चाहे प्राकृतिक संसाधन है, चाहे मानवीय संसाधन है, चाहे खनिज है, उस सब में भिन्नता पाई जाती है। उपयोग प्रतिरूप, इसका उपयोग के जो मॉडल है वो भी अलग अलग देशों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग प्रकार का मिलता है, तथा इनको किस प्रकार से अगली पीढ़ी तक, लंबे समय तक इनका उपयोग किया जा सके, इनको संरक्षित किया जा सके, तो ये सारी चीज़ों की स्टडी संसाधन भूगोल में की जाती है। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स ज्योग्राफी, संसाधन भूगोल का विकास कैसे हुआ। आज हम संसाधन जो भूगोल पढ़ रहे हैं ये वर्तमान स्वरूप तक कैसे पहुंचा। भौगोलिक ज्ञान का प्रारंभ मानव सभ्यता के साथ ही हो गया था। जब से हमारी पृथ्वी का जन्म हुआ है, इसका स्टडी तभी से, क्योंकि हम भूगोल में पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं और पृथ्वी का इतिहास क्या है, पृथ्वी के जन्म से लेकर अब तक जो भी घटनाएं हुई हैं उनका अध्ययन आपका भूगोल कहलाता है। तो इसी प्रकार से इसकी जो नॉलेज है, ज्ञान है मानव सभ्यता की, कि जब से इसमें मनुष्य का आविर्भाव हुआ तभी से इसका अध्ययन प्रारंभ हो गया था। प्रारंभिक भौगोलिक ज्ञान का एक ही विषय के रूप में, प्रारंभिक भौगोलिक ज्ञान का एक ही विषय के रूप में अध्ययन किया जाता था। पहले हम सारी चीज़ें आर्थिक भूगोल में पढ़ते थे, फिर भूगोल का विभाजन दो शाखाओं, भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल में हुआ। इसके बाद में इसकी जो मुख्य शाखाएं फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी के रूप में हुई। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मानव भूगोल विशेषीकरण प्रारंभ हुआ, स्पेशलाइजेशन होने लगा इसका, जिससे आर्थिक भूगोल का विकास हुआ। जो भी आर्थिक गतिविधियां मनुष्य करता था उनको हम आर्थिक भूगोल में पढ़ने लगे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में हॉलसावर, हार्टसॉन, मर्फी, जोन्स आदि विद्वानों ने आर्थिक भूगोल में प्राकृतिक संसाधनों तथा कृषि उत्खनन, विनिर्माण तथा संसाधन संरक्षण के अध्ययन को समाविष्ट किया। इसके बाद में इन विद्वानों ने इनको अलग ब्रांच के रूप में स्टडी प्रारंभ की। संसाधन भूगोल का स्वतंत्र शाखा के रूप में उद्भव सन 1953 में जिम्मरमैन की पुस्तक विश्व के संसाधन एवं उद्योग के प्रकाशन के साथ हुआ। इस पुस्तक में संसाधनों की पृथक व्याख्या करके उनका उद्योगों से पारस्परिक संबंधों का मूल्यांकन प्रस्तुत किया गया। कब हुआ संसाधन भूगोल का? 1953 में। और 1953 में जिम्मरमैन ने एक पुस्तक लिखी, विश्व के संसाधन एवं उद्योग। इसके पब्लिकेशन के बाद में ही ये अलग शाखा के रूप में पढ़ाया जाने लगा, अध्ययन किया जाने लगा। संसाधन भूगोल में पृथक शाखा के रूप में आर्थिक क्रियाओं में आने वाली क्षेत्रीय विभिन्नताओं का मूल्यांकन करके संसाधन वितरण, उपयोगिता, उनके संरक्षण के पक्षों का अध्ययन किया जाने लगा। मानवीय क्रियाएं अपने प्राकृतिक वातावरण द्वारा नियंत्रित होती हैं, जिसको हम निश्चयवाद में पढ़ते हैं कि प्रकृति जैसे जहाँ जिस प्रकार की नेचर है वहाँ उसी प्रकार का उत्पादन मनुष्य के रहन सहन पर उसका पूरा नियंत्रण प्रभाव रहता है। यदि मनुष्य पर्यावरण की सहन सीमा से बाहर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है तो संसाधन संकट उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब, यदि हम अति दोहन करते हैं, क्योंकि संसाधन सीमित हैं, यदि हम पेड़ों को एक साथ साफ कर दें तो उसका पेड़ समाप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर जीव जंतु हैं, चाहे वो खनिज हैं, तो कहने का मतलब इनका प्राकृतिक संसाधनों का दोहन सीमित उसमें किया जाना जरूरी है। वर्तमान समय में संसाधन भूगोल में मानवीय क्रियाओं तथा प्राकृतिक वातावरण के इन पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाने लगा है। जो हमारा संसाधन भूगोल है उसमें मानवीय क्रियाओं से किस प्रकार संसाधनों का क्रिएशन हो रहा है, किस प्रकार से
ये संसाधनों को प्रभावित कर रहा है, प्राकृतिक पर्यावरण को, तो इनके जो पारस्परिक रिलेशन है, संबंध है, उन सबका अध्ययन इस संसाधन भूगोल में किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये प्रारंभिक भूगोल से भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और इसके बाद में आर्थिक भूगोल, और आर्थिक भूगोल के बाद में सन 1953 में जिम्मरमैन की पुस्तक विश्व के संसाधन एवं उद्योग के प्रकाशन के साथ ही संसाधन भूगोल का अलग शाखा के रूप में विकास हुआ। संसाधन भूगोल का विषय क्षेत्र। अब संसाधन भूगोल में हम क्या अध्ययन करते हैं, क्या इसका स्कोप है। भूगोल की विभिन्न शाखाओं की तरह संसाधन भूगोल का भी एक निश्चित विषय क्षेत्र है। जैसे हम अन्य सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अन्य तो उसके विषय वस्तु है, उसी प्रकार से संसाधन भूगोल की भी एक विषय वस्तु है, विषय क्षेत्र है, जिसमें हम पृथ्वी तल पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का मानव द्वारा उपयोग प्रमुख है। प्रकृति पर, पृथ्वी तल पर जो भी वस्तु है, हम जानते हैं कि प्रत्येक चीज़ मनुष्य के लिए उपयोगी है, बशर्ते कि हम उसका उपयोग जाने, उसकी उपयोगिता जाने। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका उपयोग नहीं है। तो जो भी वस्तु मनुष्य के उपयोग में आती है या उसको संतुष्टि प्राप्त करती है, वो संपूर्ण वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं। प्रकृति के संपूर्ण संसाधनों के उद्भव, कैसे इनका विकास हुआ, निर्माण हुआ, वितरण, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं, किस में कम पाए जाते हैं, उपयोग, इन संसाधनों का किस कार्य में उपयोग किया जाता है, तथा संरक्षण, और किस प्रकार से इनको लंबे समय तक बचाया जा सके या इनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत उपयोग किया जा सके, संबंधी विधियों का अध्ययन संसाधन भूगोल में किया जाता है। तो ये संपूर्ण उद्भव, वितरण, उपयोग, संरक्षण और इसके मेथड, क्या विधियां हैं, ये सब अध्ययन संसाधन भूगोल में किया जाता है। वर्तमान में संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र को 4 भागों में विभक्त कर सकते हैं। आज जो स्टडी हो रही है उसको संदर्भ में देखते हुए इसको हम 4 भागों में बांटकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 1 है प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव, वितरण का अध्ययन, कि जो भी नेचुरल रिसोर्स हैं उनका विकास और उनका वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है। नंबर 2 मानव संसाधन तथा वातावरण के संबंधों का अध्ययन, ह्यूमन रिसोर्स और उसका वातावरण से क्या संबंध, एक्शन रिएक्शन है, किस प्रकार वो वातावरण को प्रभावित कर रहा है, वातावरण मानव को प्रभावित कर रहा है। तो इन संबंधों का अध्ययन भी आपके रिसोर्स ज्योग्राफी में किया जाता है। 3 है संसाधनों के उपयोग का अध्ययन, जो भी वस्तुएं हैं इस पृथ्वी पर, जो भी तत्व हैं, खनिज हैं, पदार्थ हैं, उनका अध्ययन, उपयोग का अध्ययन। और 4 है संसाधन प्रबंधन एवं नियोजन का अध्ययन, कि किस प्रकार से इनका मैनेजमेंट और किया जाए, प्लानिंग की जाए, ताकि ये लंबे समय तक मनुष्य के उपयोग में आते रहें। संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र को हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। इसमें नंबर 1 है संसाधनों का उद्भव एवं वितरण, और उसमें जल, मृदा, वनस्पति, जीव जगत, खनिज, और इनका उद्भव, विकास एवं वर्गीकरण। नंबर 2 ह्यूमन रिसोर्स, मनुष्य संसाधन में और उसकी वृद्धि, किस प्रकार से इसकी वृद्धि हुई है। वितरण, कि कहाँ पर अधिक मानव संसाधन पाया जाता है, कहाँ पर कम पाया जाता है, कहाँ पर न्यून, क्योंकि इसको नेचर प्रभावित करती है। चाहे ग्रोथ है तो जो आपके गर्म प्रदेश हैं वहाँ पर इसकी ग्रोथ अधिक है, ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पर ग्रोथ रेट कम है। इसी प्रकार से वितरण, जहाँ भौगोलिक कंडीशन आरामदायक हैं, सुविधाजनक है, जहाँ पर कृषि, परिवहन वगैरह की अच्छी सुविधा है, वहाँ पर वृद्धि इसकी ज़्यादा होती है या वितरण भी अधिक पाया जाता है। और जहाँ पर इसके विपरीत या कम सुविधाजनक हैं, वातावरण की विपरीत परिस्थितियाँ हैं, वहाँ इनका वितरण कम पाया जाता है। मानवीय छांट, स्पेशलाइजेशन, की किस प्रकार किस एरिया में कौन सी मानवीय क्रियाविधि अधिक होती है और उसमें इसका अध्ययन। संस्कृति, विभिन्न भागों में अलग प्रकार की संस्कृति, रहन सहन का पाई जाती है, तो उसके अनुसार से इसका अध्ययन किया जाता है। और कौशल,
इस पे आपका मनुष्य किस फील्ड में एक्टिव है, किस में उसकी स्पेशलाइजेशन है, किस प्रकार से विकास कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम मानव संसाधन में इसका अध्ययन करते हैं। फिर आता है संसाधन उपयोग, कि किस संसाधन का क्या उपयोग है, क्या किस प्रकार उसका जल है कि बिजली बनाने में, पीने में, सिंचाई में, तो विभिन्न कार्यों में इसका उपयोग। भूमि है कृषि कार्य के लिए, चारागाह के लिए, निर्माण कार्यों के लिए। तो इस प्रकार सौर ऊर्जा है कि ऊर्जा संसाधनों में आपका परंपरागत जो संसाधन है कि किस क्षेत्र में, वहाँ पर भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार की लोकेशन है, कितना सौर प्राप्त होता है, उसकी अवस्थिति किस प्रकार की है, भूमध्य रेखीय, मिडिल अक्षांशों में, उच्च अक्षांशों में है, तो हमें कितना सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। सॉइल मृदा की क्या स्थिति है, कहाँ पर अच्छी मृदा मिलती है, किसका वितरण है, किस में कौन सी फसल पैदा होती है, तो ये उसको वनस्पति को प्रभावित करते हैं। जीवीय संसाधन, वनस्पति एवं जीव जगत। अब इसमें किस क्षेत्र में, ये भी क्या है कि नेचर द्वारा प्रभावित होते हैं, चाहे वनस्पति है चाहे जीव जंतु है, विशिष्ट प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशनों में पैदा होते हैं, अपनी जीवनचर्या निर्वहन करते हैं, और यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। खनिजों का वितरण भी असमान रूप से है। पृथ्वी पर कोई बहुमूल्य खनिज किस क्षेत्र में, किसी में दूसरा प्रकार का मिलता है, किसी क्षेत्र में बहुत कम मात्रा में मिलता है, कहीं पर बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। तो इनका उपयोग वितरण का भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आता है संसाधन प्रबंध, मूल्यांकन, संरक्षण, अनुकूल उपयोग एवं नियोजन। हमें जो ज्ञात संसाधन है उनका हम कैटेगराइज करके, उनका वर्गीकरण करके कि कौन के संसाधन इस प्रकार के हैं जिनको हम पुनः रिप्रोडक्ट कर सकते हैं, जिनको हम पुनः रिप्रोडक्ट नहीं कर सकते, उनको किस प्रकार से संरक्षित तरीके से लंबे समय तक हम उनका उपयोग करें, उनका संरक्षण करें, ये सारी चीज़, और इसके लिए हम प्लानिंग करें, नियोजन करें कि ये हमारे लंबे समय तक काम आते रहें और इनका रिसाइकल होता रहे। तो ये पूरी आपके संसाधन भूगोल की विषय क्षेत्र है। अब इनका हम डिटेल उसमें स्टडी करें तो नंबर 1 आता है संसाधनों का उद्भव एवं वितरण, कि किस प्रकार इनका उद्भव और कहाँ इनका वितरण पाया जाता है। संसाधन भूगोल की प्रारंभिक विषय वस्तु में संसाधनों की उत्पत्ति तथा वितरण को सम्मिलित किया जाता है। ये किस प्रकार बने और कहाँ पाए जाते हैं, इसका अध्ययन। अब इसमें जल संसाधन समुद्रों में, झीलों में, नदियों में कहाँ पर है, इसको मनुष्य वो नहीं कर सकता। कहीं पर समुद्र की स्थिति है, कहीं पर झीलें हैं। दूसरा भूमि भी आपके, क्योंकि आपके 29% जो स्थल भाग है और 71% आपके जलीय भाग है, एवं मृदा संसाधन, और ये भी आपके भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार, लोकेशन के अनुसार, जलवायु के अनुसार इसमें वेरिएशन पाया जाता है, विभिन्नता पाई जाती है। खनिज संसाधन, खनिजों में भी आपको विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के खनिजों में असमानता देखने को मिलती है। कहीं पर कोई खनिज मिलता है, दूसरी जगह वो नहीं मिलता। तो इस प्रकार से इनका स्टडी। जीवीय संसाधन, जीवों में भी प्रकृति के अनुसार अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जीव एवं वनस्पति पाई जाती है। अन्य संसाधन सौर एवं पवन ऊर्जा, शक्ति के संसाधनों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन सब का किस प्रकार से उद्भव और वितरण, ये हम संपूर्ण इसमें अध्ययन करते हैं। नंबर 2 मानव संसाधन तथा वातावरण में से संबंध। मनुष्य एक बहुत बड़ा संसाधन है जो कि संसाधनों का निर्माण का कार्य भी करता है। अब इसके वृद्धि कि कहाँ पर इसकी वृद्धि बहुत ज़्यादा हो रही है, कहाँ पर कम है, इसको क्लाइमेटिक कंडीशन, सुविधाएं प्रभावित करती हैं। वितरण भी सीधा आपके वातावरण या लोकेशन से प्रभावित होता है। कहीं पर इसका बहुत ज़्यादा वितरण पाया जाता है, जैसे हम चीन है, भारत है, या मध्य एशिया के देशों की बात करें। कहीं पर जैसे बहुत कम पाए जाते हैं, जहाँ पर ठंडे प्रदेश हैं उनमें इसकी वितरण कम पाया जाता है, या मरुस्थलीय क्षेत्र है। मानवीय छांट भी एक तरह से कि इसमें कैटेगराइज है कि जहाँ पर जैसे एजुकेशन के आधार से, मेहनत के आधार से, कि वो अपने चॉइस के अनुसार से कार्य करने की
ये क्षमता है, ये मानवीय छाट के अंतर्गत आती है। संस्कृति, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों का मनुष्य निर्माण करता है। कौशल, जिसमें मनुष्य की कार्य कुशलता, उसकी शिक्षा, उसका स्वास्थ्य वगैरह, इन सब का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है संसाधनों के उपयोग का अध्ययन, कि संसाधनों का जो उपयोग है, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास करके प्राकृतिक संपदा का उपयोग करता है, तो यह संसाधनों की श्रेणी में आ जाता है। जल, भूमि, मृदा, वनस्पति, जीव जंतु, खनिज, पवन एवं सौर ऊर्जा, इन सब का किस प्रकार से वो उपयोग कर रहा है, ये सारा अध्ययन भी आपका संसाधन भूगोल में किया जाता है। फोर्थ है संसाधन प्रबंधन एवं नियोजन। संसाधन मानव सभ्यताओं के प्रारंभिक समय में प्राकृतिक संसाधनों से महत्वपूर्ण संबंध थे। पहले जब जनसंख्या नियंत्रित थी, कम थी, तो वहाँ पर सारी चीज़ें अनुपातिक थी, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती गई तो संसाधनों पर इसका बोझ बढ़ता गया। उस अनुपात में हमारे पास में चाहे वो ज़मीन है, वनस्पति है, जीव जंतु हैं, वो सारे कम होते गए, चाहे खनिज संसाधन है। लेकिन बौद्धिक विकास के द्वारा मानव ने प्रकृति के बदलते संबंध स्थापित कर उपयोगी वनस्पति, जीव जंतुओं, खनिज, ऊर्जा संसाधनों का अधिकाधिक विकास एवं उपयोग किया, जिससे संसाधनों का अतिदोहन अनवरत रूप से चल रहा है, जिससे पर्यावरणीय तत्वों का ह्रास होने लगा। ऐसी स्थिति में संसाधन प्रबंधन एवं नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, संसाधनों पर बोझ बढ़ता गया और एक स्थिति ये पहुंच गई कि अब संसाधन उस आनुपातिक रूप से कम पड़ने लगे। तो हम इस पर सोचने को मजबूर हुए कि किस प्रकार से इन संसाधनों का प्लानिंग किया जाए, नियोजन किया जाए, कि ताकि ये अगली पीढ़ी तक या लंबे समय तक हमारे पास में बचे रहें। तो ये नियोजन का अध्ययन भी इसमें किया जाने लगा। आगे आता है संसाधन भूगोल के अध्ययन के उपागम। अब संसाधन भूगोल को किस प्रकार से पढ़ा जाता है। किसी भी विषय के दो प्रकार से हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि मान लीजिए यदि हमने किसी चीज़ को सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए आपने लोहा सेलेक्ट कर लिया, तो लोहा है क्या, कितने प्रकार का होता है, और इसके बाद में विश्व में आप घूम जाइए कि विश्व में कहाँ कहाँ मिलता है, इसका वितरण, उत्पादन, फिर इसके बाद में इसका निर्यात कहाँ से होता है, आयात कहाँ से होता है, इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हो गया एक तरह से आपका क्रमबद्ध अध्ययन। और यदि हम किसी प्रदेश को सेलेक्ट कर लें, जैसे राजस्थान को सेलेक्ट कर लिया, अब राजस्थान में जो भी है कि उसकी लोकेशन है, उसकी वनस्पति है, मृदा है, अफवाह है, ड्रेनेज है, ये सारा उसके जो भी वनस्पति उसमें मिलता है, तो उसको संपूर्ण, तो उसमें आपका ये दो तीन तरह की इसकी कॉन्सेप्ट है। पहला नंबर एक है क्रमबद्ध अध्ययन। इस विधि के द्वारा संसाधनों को अलग अलग अध्यायों में विभक्त करके अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए कृषि फसल के अध्ययन में गेहूँ, चावल, मक्का का पृथक अध्ययन। आपने कृषि फसल पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आपने गेहूँ किया, तो गेहूँ के लिए क्या क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, इसके बाद में इसका वितरण कहाँ कहाँ है, इसका उत्पादन हो रहा है, कितना हो रहा है, फिर इसका एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सारे तो ये संपूर्ण ये अध्ययन है, ये आपके क्रमबद्ध स्टडी में आता है। नंबर 2 प्रादेशिक अध्ययन। प्रादेशिक उपागम द्वारा किसी प्रदेश को अध्ययन की इकाई मानकर, जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, जैसे हमने राजस्थान सेलेक्ट किया या भारत सेलेक्ट किया, तो उसको इकाई मानकर उसमें जो भी है लोकेशन से लेकर आज तक उसका अध्ययन आप करिए, तो उसको हम संसाधनों की प्रादेशिक अध्ययन की विधि कहेंगे। तो उसके संसाधनों का वितरण प्रस्तुत किया जाता है। अभी प्रादेशिक अध्ययन भी इसमें दो तीन प्रकार के होते हैं। जैसे एक है आकृतिक प्रादेशिक अध्ययन। इसमें सर्वत्र समान लक्षणों वाले प्रदेश को एक इकाई माना जाता है। इसके क्षेत्र में प्राकृतिक लक्षणों की समरूपता मिलती है, जैसे हिमालय, पर्वतीय प्रदेश या गंगा का डेल्टा या गंगा का मैदान,
तो यहाँ पर एक है कि जहाँ जहाँ हिमालय है उसमें क्या क्या मिलता है, कौन कौन सा संसाधन मिलता है, तो एक यूनिट हो गई कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश। इसी प्रकार से गंगा का डेल्टा, तो गंगा का डेल्टा जहाँ जहाँ तक गंगा का डेल्टा है वो भी एक इकाई हो गई, और उसमें जो भी खनिज हैं, चाहे मानव जाति है, कुछ भी है, तो वो संपूर्ण अध्ययन आपके। तो इस प्रकार के प्रदेश को हम आकृतिक प्रादेशिक अध्ययन कहते हैं। दूसरा आता है जातीय प्रादेशिक अध्ययन। पृथ्वी पर एक समान भौतिक समरूपता रखने वाले प्रदेश को जातीय प्रदेश कहते हैं। भौतिक स्वरूप की समानता वाले प्रदेश को हम जातीय प्रदेश कहते हैं। जैसे मानसूनी प्रदेश, तो जहाँ जहाँ पर भी मानसूनी जलवायु है उसको हम मानसूनी प्रदेश कहते हैं। अब उसमें जो भी चाहे वनस्पति है, जीव जंतु हैं, मनुष्य है, खनिज है, वो संपूर्ण स्टेडीज में आ जाएगी। इस प्रकार भूमध्य सागरीय प्रदेश, भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्र को हम भूमध्य सागरीय प्रदेश कहते हैं, तो पूरे उसके संपूर्ण स्टेडी आ जाएगी। शीतोष्ण घास के प्रदेश जो मध्य अक्षांशों में है, जहाँ पर भी शीत और उष्ण दोनों तरह की जलवायु का कंडीशन पाई जाती है और घास के मैदान पाए जाते हैं, वो एक यूनिट हो गई। तो इसको हम जातीय प्रदेश, एक प्रकार की जाति से आइडेंटिफाइड, जैसे मानसून से हो रहा है, कोई भूमध्य रेखा भूमध्य सागर से हो रहा है, कोई शीतोष्ण घास के प्रदेश से हो रहा है, तो इसको हम जातीय प्रदेश के नाम से जानते हैं। तीसरा आता है कार्यात्मक प्रदेश, जो कार्य द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं, विशेष प्रकार के कार्य उस क्षेत्र में होते हैं, तो उसको हम कार्यात्मक प्रदेश के नाम से जानते हैं। इस उपागम में ऐसे क्षेत्रों को या प्रदेशों को प्रदेश माना जाता है जिसके संपूर्ण क्षेत्र में एक समान संसाधन पर्यावरण पाया जाता है, एक जैसे रिसोर्स पाए जाते हैं या कार्य होते हैं। जैसे पशुचारण प्रदेश, जहाँ पर पशुओं को चराई का काम होता है, उसको हम पशुचारण प्रदेश के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार कृषि प्रदेश, जहाँ कृषि लार्ज स्केल पे होती है, कृषि कार्य होता है, तो उसको हम कृषि प्रदेश के नाम से। निर्माण उद्योग, जहाँ पर इंडस्ट्री बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं, वस्तुओं का निर्माण होता है, तो उसको हम निर्माण उद्योग। तो इसको हम कार्य विशेष, वहाँ पर किस प्रकार का कार्य गया है, पशुपालन है तो पशुचारण प्रदेश हो गया, कृषि हो रही तो कृषि प्रदेश हो गया, निर्माण हो रहा है तो निर्माण उद्योग हो गया। तो ये आपके कार्यात्मक प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। चौथा है विशिष्ट प्रादेशिक अध्ययन। इसमें ऐसे भूभागों को एक प्रदेश माना जाता है जिनके समस्त क्षेत्र में भौतिक तत्वों के साथ मानवीय क्रियाकलापों में भी समरूपता होती है। भौतिक के साथ साथ में मनुष्य भी वहाँ पर, जैसे मान लीजिए कोई यूनिट है लेकिन उसमें कार्यों की समानता भी मिलेगी और भौतिक उसमें भी आइडेंटिफाई होगा। जैसे भारत की दामोदर घाटी प्रदेश और जर्मनी का रूर प्रदेश, इनमें ये इंडस्ट्रियल एरियाज हैं। यहाँ पर एक भौगोलिक रूप से भी अलग है कि दामोदर घाटी है, लेकिन यहाँ पर अलग प्रकार के कार्य भी एक तरह के होते हैं। इसे रूर बेसिन है जर्मनी का, तो यहाँ पर ये अलग बेसिन भी है और यहाँ पर उद्योग धंधे अधिक पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के उसको हम विशिष्ट आइडेंटिफाई या विशिष्ट प्रादेशिक प्रदेश के नाम से जानते हैं। अब आता है संसाधन भूगोल का महत्व। क्या महत्व है, हम क्यों पढ़ते हैं इसकी स्टडी। वर्तमान युग में तीव्र गति से हो रहे आर्थिक विकास के दौर में संसाधन भूगोल का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसके अध्ययन के बिना आर्थिक तंत्र को चलाना असंभव सा प्रतीत हो रहा है। हम किसी देश के बारे में अध्ययन करें, सोचें, तो वहाँ पर कि नहीं, हम यदि जापान करें, नहीं वहाँ पर बहुत ज़्यादा उद्योग धंधे हैं। चीन को याद करें, चीन में नहीं, हर जो छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर तैयार होते हैं, इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। हम यदि भारत का, कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो किसी भी उसका वो करने के साथ साथ कि वहाँ पर रिसोर्स क्या है, वहाँ के संसाधन क्या है, उसी से उस प्रदेश को जाना जाने लगा है। इसके अध्ययन के बिना आर्थिक तंत्र को चलाना असंभव सा प्रतीत हो रहा है। विश्व के देशों की आर्थिक दशा में परिवर्तन की जानकारी वहाँ के संसाधन उपलब्धता अथवा कमी के अध्ययन से हो सकती है, कि वहाँ पर कोई चीज़ कितनी मिल रही है, कम है, ज़्यादा है, और उसी के साथ उस चीज़ को पहचाना जा रहा है। संसाधन भूगोल का अध्ययन निम्न समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने के कारण महत्वपूर्ण है। हमें निम्न प्रकार की समस्या समाधान ये प्रस्तुत करता है। नंबर 1 है संसाधनों की मांग व पूर्ति का निर्धारण। कि संसाधनों की, देखिए, मांग, जो चीज़ कमी है वहाँ पर मांग होगी, और जो जहाँ चीज़ ज़्यादा पैदा हो रही है, चाहे वो मिनरल्स हैं, चाहे वो आपके
कृषि उत्पाद हैं तो वहाँ से उनकी सप्लाई या निर्यात किया जाएगा। तो ये इसकी मांग पूर्ति का निर्धारण आप कब करोगे, जब हमें ज्ञात हो कि हमारे पास में क्या है और क्या नहीं है, कि कौन सी वस्तु हमारे पास में उपलब्ध है और कौन सी नहीं है उसको हम मंगाएंगे, और वो कहाँ पर अधिक पैदा हो रही है। तो इसका निर्धारण करने के लिए हमें हमारी जो कैपेसिटी है, संसाधन कैपेसिटी है, या किसी देश में क्या चीज़ है उनकी जानकारी होना अति आवश्यक है। किसी देश की जनसंख्या की मांग एवं आपूर्ति के निर्धारण में वहाँ के संसाधनों का अध्ययन महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हमें रिसोर्स का अध्ययन जरूरी है। मान लीजिए हमारे पास में वो चीज़ है और हमारे पास स्टडी हमने नहीं कर रखी, हमारे पास पड़ा हुआ है और फिर भी हम दूसरों के से आयात पर निर्भर हैं, तो ऐसा नहीं। इसलिए चाहे हम खनिज पदार्थ हैं, चाहे पेट्रोलियम पदार्थ हैं, तो हम उसके बारे में खोज करते रहते हैं कि हमारे पास में यदि उपलब्धता है मिल जाए तो हम दूसरों से मंगाना बंद कर दें। नंबर 2, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। दूसरा जो इनका अध्ययन इसलिए है कि कौन से संसाधन हमारे पास में इतने हैं कि लार्ज स्केल पर है कि हम उनका असीमित दोहन कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, तो हमें उस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। और दूसरे ऐसे हैं कि कौन से संसाधन हमारे पास में सीमित हैं, जिनका हम लिमिटेड या हम उनको सावधानी पूर्वक उनका उपयोग करें ताकि वो हमारे लंबे समय तक उपयोग में आते रहें। संसाधन भूगोल का अध्ययन प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, उनका मैनेजमेंट एवं नियोजन एवं प्लानिंग करने एवं राष्ट्रीय दृष्टि से उनकी पोषणीयता, सस्टेनेबिलिटी बनी रहे तथा भावी पीढ़ियों को संसाधन संकट या पारिस्थितिक संकट का सामना नहीं करना पड़े। प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग एवं संरक्षण की विधियों पर मनुष्य के वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान पर निर्भर करती है। अब ये सारी चीज़ें हम इसका संरक्षण कब कर पाएंगे, जब हम उसकी टेक्नोलॉजी हमसे आते हो कि किस प्रकार को इसको संरक्षित करें या किस प्रकार इसको मैक्सिमम यूज करके इसको बचा के रखा जाए। तो ये हमारे मनुष्य के तकनीकी ज्ञान पर इसका प्रबंधन और प्लानिंग इस पर डिपेंड करती है। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने कि संसाधन क्या है और इसकी क्या विषय क्षेत्र है, इसकी पढ़ने की हमें क्यों आवश्यकता हो महसूस की जा रही है, कब किस प्रकार इसका विकास हुआ, कि पहले हम संसाधनों को आर्थिक भूगोल में ही या भौतिक भूगोल में ही या मानव भूगोल में इनका अध्ययन करते थे, लेकिन 53 के बाद में जिम्मरमैन की पुस्तक के साथ में ही इस संसाधन भूगोल का अलग शाखा के रूप में विकास हुआ, अध्ययन किए जाने लगा। और आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि किस प्रकार से हम संसाधनों का मैनेजमेंट करें, उनकी प्लानिंग करें, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ उनका उपयोग करें, तो क्या इसका महत्व है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।